स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे पावर डिस्पैचर के बारे में कि हम लोग के यहाँ बिजली आती कैसे है। तो इसे समझते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इलेक्ट्रिसिटी अनस्टेबल होता है, यानी कि जो आप बिजली देख रहे हैं, जैसे आपके घर में 220 वोल्ट है, अगर इसे आप कुछ करें नहीं, बस छोड़ दें, मतलब मशीन बना के आप बस छोड़ दें, ये खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर हालात में एसी इलेक्ट्रिसिटी बहुत एसी क्या डीसी भी बहुत अनस्टेबल होता है। तो बात है कि हम लोग को इसको बैलेंस करना पड़ता है, और बैलेंस में 2 चीज़ आता है। आपका आता है क्रिएशन, एक साइड में क्रिएशन आ गया, दूसरे साइड में आता है कंजम्पशन, जिसे कहते हैं प्रोडक्शन और कंजम्पशन, दोनों बैलेंस करते रहना। जब तक तराजू बैलेंस है बम बम है, जहाँ अनबैलेंस हुआ स्वाहा हो जाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और रहा बात, ये होता है 24/7 इंटू फॉरएवर, यानी कि जब से ग्रिड चालू किया गया है कभी भी नहीं बंद किया जाता है। सही में नहीं बंद किया जाता है, और बहुत बुरे केसेस में ही वो कभी डाउन होता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी अनस्टेबल चीज़ है। तो इसको समझिए, जो सप्लाई मस्ट मैच डिमांड जो है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सप्लाई डिमांड आप मैच करिए तो भी काम खत्म हो गया। आपको उसके साथ ये भी करना है कि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों स्टेबल रहना चाहिए। आपके पास थ्रॉटल है दोनों में, लेकिन दोनों एक्जैक्टली स्पेसिफाइड वैल्यू के जितना नज़दीक आप ले जा सकते हैं ले जाएं। ऐसा नहीं ऑब्वियसली कोई कर सकता कि एकदम बोल दिए मतलब 110 वोल्ट तो मतलब 110 वोल्ट, ऐसा नहीं होने वाला। आप बोल दिए कि 220 दे रहे हैं तो 220 होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जितना नज़दीक कर सकते हैं, जितना परफेक्ट कर सकते हैं करना। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये देखने में हम लोग को लगता है बम मटेरियल है, बम ट्रांसफार्मर है, सब बम है, ऐसा नहीं है। ये सब कहने को बहुत मजबूत दिखता है, लेकिन होता नाजुक कली है। तो अब बात करते हैं डिस्पैच सेंटर का। ये इंडिया का डिस्पैच सेंटर है। तो हिसाब ये समझिए कि हम लोग को पावर जब स्टार्ट हो रहा था, मतलब 100 साल पहले जब पावर का कंजम्पशन स्टार्ट हो रहा था, तो एक बड़ा पावर प्लांट एक जगह को संभालता था। लेकिन आजकल हो गया है कि हम लोग का पावर डिमांड इतना भाग गया कि एक पावर प्लांट नहीं संभाल सकता। कोई भी शहर को एक बड़ा पावर प्लांट नहीं संभाल सकता, तो कई सारे पावर प्लांट चाहिए। और देखते देखते ऐसा हो गया कि इसका उल्टा भी होता है कि एक गाँव के लिए मतलब एक पावर प्लांट बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो हिसाब यही रहा कि हम लोग को बहुत सारे पावर प्लांट को जोड़ना ही पड़ गया, और उसको बैलेंस भी करना पड़ गया। यहीं पे आता है लोड डिस्पैच सेंटर। और जिसे आप लोग सुनते ना ग्रिड, ग्रिड में है क्या? तो ग्रिड में ये समझिए इंटरकनेक्शन है ये सब पावर प्लांट का। तो पावर प्लांट मतलब जो ग्रिड जिसे आप कहते हैं, उसमें 3 सेक्टर होता है। पहला होता है प्रोडक्शन सेक्टर, जो प्रोड्यूस करता है। ये सब में अलग अलग आपके प्रोड्यूसर्स आ जाएंगे, चाहे आपका हाइड्रो डैम हो जाए, सोलर फार्म हो जाए, विंड फार्म हो जाए, जो भी प्रोड्यूसर है वो एक कैटेगरी में आता है। फिर दूसरा आता है ग्रिड, जिसे हम लोग कहते हैं इंटरकनेक्ट्स कहा जाता है। इंटरकनेक्ट में ये होते हैं डिस्पैचर्स लेवल पे होते हैं। फिर उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर आपके घर तक बिजली देते हैं। ये 3 परत काम करता है। और इसका बुद्धि मतलब 3 चीज़ काम कर रहा है, कैसे बैलेंस रहेगा? वो बुद्धि का काम होता है आपका डिस्पैच सेंटर का। हर देश में अच्छे-अच्छे डिस्पैच सेंटर होते हैं। अगर देश में अच्छा डिस्पैच सेंटर नहीं है, देश स्वाहा हो जाएगा। अगर आप सोचते होंगे इंडिया में बहुत ज़्यादा लाइन क्यों भागता है बहुत सारी जगह में, कारण था कि इंडिया में जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड डाले थे, शुरू-शुरू में बहुत बेसिक कम्युनिकेशन पे वो चलता था। कितना बेसिक कम्युनिकेशन? मतलब जिस टाइम में यूएसए में रियल टाइम कम्युनिकेशन चल रहा है पावर प्लांट से, उसका ऑब्वियसली बेसिक डेटा लिंक का, और वो लोग पावर लाइन को ही यूज़ करते थे उससे सिग्नल भेजने का। उस टाइम इंडिया में फ़ोन से बात करनी पड़ती थी, कि फ़ोन करते थे पावर प्लांट में कि भाई क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? तो बता देते थे कि, और हर दिन होता था ऑब्वियसली, हर कुछ घंटे में कम्युनिकेशन होता है, लेकिन ऐसे फ़ोन करते थे, लिखते थे, उसके हिसाब से प्लान करते थे। तो लिटरली कई बार भप खत्म, जनरेटर ट्रिप मार गया, चलो डिस्कनेक्ट करो। तो लोड शेडिंग बहुत करना पड़ता था। ये ऐसे गलती नहीं थी, हमारे सिस्टम का ही कमी था। उसे अब चेंज किया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने नीचे एक वीडियो दे दिया, जो थोड़ा 3-4 साल पुराना वीडियो है, बिहार इलेक्ट्रिक डिस्पैच सेंटर का, तो उसको आप देख सकते हैं। तो वही समझिए, अगर डिस्पैच सेंटर के पास बुद्धि है, बिजली बम बम रहेगी। डिस्पैच सेंटर के पास बुद्धि नहीं है, लटक जाएंगे आप। तो यही समझिए। और यही लोग कॉस्ट कंट्रोल करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास थ्रॉटल रहता है कि पावर ये जो खरीद रहे हैं इसमें थ्रॉटल है इनके पास, यानी किससे कितना खरीद रहे हैं ये चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका सोलर फार्म है, दिन है, बम बम सोलर फार्म फ्री में एनर्जी है, उनका पहला काम दिया जाएगा, भैया उससे पूरा बिजली चूस लो, जितना वो बिजली बेच रहा है खरीद लो। फिर आप कोई महंगा पावर प्लांट हो जाए, जैसे मान लीजिए नेचुरल गैस का पावर प्लांट काफ़ी महंगा होता है, तो मतलब पर यूनिट जो बिजली बेचता है वो महंगा होता है, तो होगा कि भैया उसको एकदम आखिरी में कर दो, एकदम आखिरी में। लेकिन फिर मान लीजिए डिमांड कम पड़ा, एक काम करो कोल चालू कर दो। ऐसे ऐसे करके ये दाम मैनेज करते हैं, और ये दाम मैनेज करके सब चीज़ को स्टेबलाइज करते हैं। उसका मतलब कट उट निकालने के बाद हमें पैसा लगता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दाम यही लोग, अगर ये लोग बहुत बढ़िया से मैनेज करते हैं तो प्रॉफिट बहुत होता है। और वो प्रॉफिट हमारे पास नहीं आता है, लेकिन वो इंटरकनेक्ट में दोबारा इन्वेस्ट किया जाता है, ताकि और हाई वोल्टेज लाइन बिछाए जा सकें और सारा कर सकें। वो सब पैसा कहाँ से आ रहा है? इन्हीं लोग से आ रहा है। तो मतलब समझ लीजिए, अगर ये लोग अच्छा से काम करते हैं, आपका देश देखते देखते ग्रो कर जाता है, नहीं करता है तो बैठ जाता है।
तो वही समझिए। और यही लोग कंट्रोल करते हैं अप टाइम, यानी कि लोड शेडिंग हो कहाँ से रही है, यहीं से हो रही है, ये लोग डिसाइड कर रहे हैं लोड शेडिंग, जब तक कोई फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस ट्रिप मार जाते हैं, वो सेफ्टी सर्किट अलग होता है। लेकिन एज ए लोड शेडिंग की, यहाँ हम बिजली काट रहे हैं, ये काटने का डिसीजन डिस्पैचर्स लेते हैं कि भैया ये सेक्टर में हम लाइट काट रहे हैं, ये वाले में इधर कर रहे हैं, ये वाले इंटरकनेक्ट को बंद कर रहे हैं, ये सारे ये लोग करते हैं। और क्वालिटी भी ये कंट्रोल करता है, मतलब इनके पास चॉइस है। अगर किसी कारण से बहुत ज़्यादा सिचुएशन में प्रॉब्लम है तो ये फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि वोल्टेज अगर बहुत ज़्यादा सैग नहीं कर रहा है और इनको दिख रहा है कि ओवरलोडिंग हो रहा है, तो वो वोल्टेज भी घटा सकते हैं। क्वालिटी ये कंट्रोल करते हैं। जनरली इन्हें इंस्ट्रक्शन रहता है कि देखो भैया वोल्टेज अप डाउन हो ठीक है, फ्रीक्वेंसी नहीं होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी में बहुत टाइट टॉलरेंस रहता है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा लीवे रहता है। तो यही बुद्धि कौन है ग्रिड का? डिस्पैच सेंटर। यही लोग पूरा देश चलाते हैं। तो अब बात करते हैं वेक्टर्स क्या क्या है, मतलब इनको कंट्रोल के जो नॉब दिए जा रहे हैं वो नॉब्स क्या क्या है। तो यहाँ पे समझिए कि हर पावर प्लांट का एक अपना कर्व होता है। ये कर्व बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि सबसे बुरा कर्व होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट का। क्यों? इसका कुछ नहीं किया जा सकता, ये चालू हो गया, इसे बंद नहीं करना होता है। बोलेंगे क्यों? ये बहुत महंगा होता है। तो इसका पैसा निकालने के लिए कि इससे पहले कि इसका सीमेंट स्वाहा हो जाए आपको, मतलब क्योंकि हर चीज़ डिग्रेड करता है, कोई भी प्लांट है, कोई भी बॉयलर है, ये सब चीज़ डिग्रेड करेगा। आप यूज़ करते जाएंगे डिग्रेड करते जाएगा, और वो समय के साथ भी डिग्रेड करता है। ऐसा नहीं कि आप बंद करके रख दो 25 साल उसका कुछ नहीं होगा, बर्बाद हो जाएगा। तो उसे यूज़ करना होता है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए न्यूक्लियर बहुत ज़्यादा बिल उठाता है। तो उसका साइड इफेक्ट होता है कि इसे फुल फोर्स पे हमेशा चलाए रखना पड़ता है। और वो तो हुआ जब आप पावर खा रहे हो, तो इसीलिए इसे हमेशा आप लोग सुनते होंगे बेस लोड। बेस लोड का मतलब कि अगर ये बनाया गया है 2 मेगावाट का या 2 गीगावाट का जनरली, तो 2 गीगावाट उसे कंटिन्यूसली बेचना है। वो थ्रॉटल नहीं करेगा अपने आप को। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि रिएक्टर ऐसा चीज़ नहीं है जिसे आप ठंडा कर सकते हैं, तो उसे थ्रॉटल नहीं किया जाए। और इसका उल्टा भी होता है, अगर मान लीजिए किसी कारण से इससे पावर नहीं लिया जा रहा है, जैसे मान लीजिए ग्रिड को आप ये कर रहे हो, यहाँ मेंटेनेंस के लिए शट डाउन कर, जो कि मतलब हर 5 साल 6 साल में को करना पड़ता है, ठीक है आप कर रहे हो, तो भी इसे बिजली खिलाना पड़ता है ताकि रिएक्टर का कूलिंग सर्किट हमेशा चलता रहे। जैसे कि अभी यूक्रेन में जब वॉर चल रहा है, तो यूक्रेन में जितने रिएक्टर हैं जिसमें रशिया बम्बार्डिंग कर रहा है, उसको भी वो लोग को बिजली भेजना पड़ रहा है कि भैया गलती से भी रिएक्टर ओवरहीट ना जाओ। बोले बंद कर देंगे रिएक्टर, रिएक्टर बंद नहीं होता है। आप रिएक्टर में कंट्रोलर डाल दें, उसका रिएक्शन बंद हो जाए, तो भी वो 2 साल तक गर्म रहेगा। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखते हो कोई भी रिएक्टर में, उसमें स्पेंट फ्यूल को 2 साल तक कूलिंग पूल में रखना पड़ता है। इसलिए सबसे गंदा यही होता है। इसका कोई कर्व नहीं है। इसका कर्व मतलब ये ऑन है और ऑफ होने से पहले ये आपको बता देगा, और कुछ नहीं है। इसका पावर कंटिन्यूसली निकालते रहना होगा। और जो लोगों को 1960s में बहुत जोर से भूत काटा था न्यूक्लियर फीवर का, उसी के चलते पम्प्ड हाइड्रो का डेवलपमेंट किया गया, क्योंकि उनको पता था कि अगर नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करना पड़ेगा, बहुत बड़े बड़े प्लांट बनाने पड़ेंगे। तो उसका हिसाब ये था कि पम्प्ड हाइड्रो एज ए बफर करेंगे। वो रात को चार्ज हो जाएगा, दिन में जो पीक आएगा तो ये फुल लोड पे ही चलता रहता है, ये तो ज़्यादा पावर नहीं देगा, वो डिस्चार्ज कर देंगे। तो ऐसे ही समझिए हर पावर प्लांट का एक कर्व होता है, और वो जो भी ऑपरेटर है उसे सिखाया जाएगा कि देखो भैया ये तुम्हारे में बिजली न्यूक्लियर सारा इसका ये कर्व है, 0 चेंज नहीं करना है इसको। फिर हो गया कोल। कोल सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि डायनेमिक होता है, यानी कि थ्रॉटल आप कर सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो डायनेमिक है, मतलब कि अगर रात को पावर कम करना है वो कम कर सकता है, दिन में पावर बढ़ाना है वो बढ़ा सकता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे करेगा। 20 से 40 मिनट तक लग सकता है, या 1-2 घंटे तक, डिपेंड करता है कितना बड़ा प्लांट है, कितने बड़े बॉयलर्स हैं, कितना स्टीम टरबाइन है, कितना प्रेशर जनरेट होता है, सबका एक कर्व दिया जाएगा डिस्पैचर को। फिर आप करते हैं गैस का। गैस सबसे फास्ट होता है और सट पट तुरंत आपका वोल्टेज, मतलब उसे पीकर पावर प्लांट के तौर पे यूज़ किया जाता है। क्यों? बहुत तेजी से काम करता है। जैसे मतलब एक कोई स्टेडियम चालू हो गया, स्टेडियम धड़धड़ा के 200-400 मेगावाट चूसने लग गया। अब कोल बोलेगा भाई हम दे तो देंगे, लेकिन हमें टाइम चाहिए। अब उतने टाइम तक ग्रिड बैठ जाएगा, तो उस टाइम में गैस बोलता है भाई हम संभाल लेंगे, थारा भाई संभाल लेगा। गैस सट्ट से उतना आरपीएम पकड़ लेता है। जेट इंजन से जो चलाया जाता है तो तुरंत स्टार्ट करते हैं, 15 मिनट के अंदर वो फुल पावर पे पहुंच जाते हैं, आपको संभाल लेते हैं। फिर आपका हाइड्रो में भी वही है, यानी कि जितने आपके हाइड्रो डैम हो गए, क्यों उनको बस अपना दरवाजा खोलना होता है। लेकिन हाइड्रो में एक डेटा वेक्टर जाता है कि रिजर्वायर कैसा है, क्योंकि मान लीजिए रिजर्वायर डिप्लीटेड है, आप दरवाज़ा खोल नहीं सकते हैं ज़्यादा। क्यों? क्योंकि रिजर्वायर का जो डिप्लीशन रेट बहुत बढ़ जाता है, पानी नीचे जा सकता है। पानी नीचे जा सकता है, यानी कि जो इनपुट है वो सूख सकता है, वो कभी आप नहीं चाहोगे। पानी हमेशा उसमें जाते रहना चाहिए। तो दरवाजा ऐसे नहीं बस खोल दो, बारिश है तो ऑब्वियसली खोल दो, लेकिन अगर सूखा है तो वो भी जानना पड़ता है। ये सारा डेटा डिस्पैचर के पास दिया जाता है कंट्रोल करने के लिए। और रिन्यूएबल्स जितने हो गए, जैसे आपका विंड फार्म हो गया, सोलर फार्म हो गया, ये अपनी धुन में चल रहे हैं, तो ये सारा बैलेंस करने का काम इन्हीं का होता है। और इसमें समझिए कि ये इनका लॉजिक ये है कि सबसे सस्ता को सबसे पहले यूज़ करो, यानी कि बोला सोलर फार्म से आ रहा है सबसे पहले उसका पूरा बिजली खाओ। फिर ये समझिए कि
सिस्टम में बहुत सारे रिएक्शन इवेंट होते हैं, यानी कि आज नहीं कल क्या हर समय कोई ना कोई लाइन फॉल्ट होता रहता है, कोई ना कोई चीज़ बिगड़ता रहता है, कोई ना कोई सर्किट ब्रेकर ट्रिप होता रहता है। ये सबसे एक रिएक्शन होता है, मतलब ग्रिड एक तरीके से बिहेव करता है। और मैं क्योंकि ग्रिड में फ्लो क्या कर रहा है एक्चुअली, मैग्नेटिक, मतलब उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टर, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये सब है। तो ये सब का रिएक्शन बहुत गंदा होता है कभी कभी। जैसे कि आप लोग सोचोगे ना कि ग्रिड है, जनरेटर है, यहाँ पे कोई फॉल्ट हो गया तो कौन चीज़ को आपको पहले डिस्कनेक्ट करना, मान लीजिए 100 किलोमीटर का लाइन था, कहाँ डिस्कनेक्ट करना है। आप सोचोगे कि यहाँ पे फॉल्ट हुआ, यहाँ डिस्कनेक्ट ना, आपको जनरेटर से पहले डिस्कनेक्ट। क्यों? अगर आप नहीं किए, ये जो लाइन था ये बहुत बड़ा कैपेसिटेंस फीडबैक मारेगा और वो जनरेटर को उड़ा देगा। मतलब ऑब्वियसली होपफुली कि जनरेटर का सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाए, लेकिन आपको ऐसा कभी नहीं करना। आपको काटना है, पहले जनरेटर के साइड से काटिए, फिर इधर से काटिए। ये सारा इसे कहते हैं हम लोग रिएक्शन इवेंट्स। ऑब्वियसली इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, पढ़ाया जाता है कि देखो पावर प्लांट है, सारे जनरेटर का लीड करंट क्या है, लैग करंट क्या है, क्या उसका एंगल चल रहा है, क्या पावर रिएक्शन चल रहा है, ये सारे रिएक्शन को बताना चाहिए। और प्लस मान लीजिए 4-5 लिंक है, कोई हाई वोल्टेज है, कोई मीडियम वोल्टेज है, मीडियम वोल्टेज ट्रिप मारा, हाई वोल्टेज कैसे रिएक्ट करेगा, अलग होगा, कैसे मीडियम का रिएक्ट करेंगे, ये सारे का पढ़ाया लिखाया जाता है, ट्रेन किया जाता है। और हर चीज़ के बारे में अकाउंटिंग की जाती है कि ये बिगड़ा तो क्या होगा, क्योंकि कभी ना कभी तो बोला ना, शटडाउन, मेंटेनेंस, ये सब रेगुलर चीज़ होता रहता है। तो इनको अगर जैसा हो गया कि कल हमें ये शटडाउन करना है, ये लिंक का रिपेयर किया जाएगा, ठीक है, वो आज तैयारी करेंगे, ठीक है, कल हम लिंक बंद करना है। क्या होगा अगर इसी टाइम कोई और लिंक बिगड़ गया, हम लोग कहाँ से एनर्जी निकाल सकते हैं, कहाँ से स्पेयर कैपेसिटी ला सकते हैं, कौन कौन से एरिया को शट डाउन कर सकते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो में, क्योंकि ग्रिड नहीं बंद होना चाहिए। ये सारा अकाउंट किया जाएगा, फिर प्लान भी किया जाएगा कि भैया वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या करना है, सारी चीज़ की जाती है। ये डे टू डे होता रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इनके लिए प्रिडिक्शन। इनके पास प्रिडिक्शन हर मतलब समझिए निकालते रहते हैं, इनके कंप्यूटर्स निकालते रहते हैं प्रिडिक्शन। और प्रिडिक्शन पे मंथली डेटा डाला जाता है, डेली डेटा डालता है, सीजनल डेटा डाला जाता है। सारा डेटा से एक प्रोजेक्शन चार्ट बनता है, वो चार्ट के बेसिस पे ही चलते हैं। और प्रोजेक्शन जैसे होता है कि मान लीजिए 2000 मेगावाट की खपत होने वाला है इस जगह पे, तो वो आराम से 2000 से प्लस 15% बफर हॉट स्पेयर रखेंगे। बफर ऐसा मतलब समझिए कि जनरेटर को कभी भी वो 100% नहीं चलेगा, 80% पे रखेंगे। और ऐसा नहीं करेंगे एक जनरेटर 100 चल रहा है, दूसरा जनरेटर 10 चल रहा है, वैसा नहीं करेंगे। वो तो करेंगे दोनों 50 पे रहो। क्यों? कि 50 से रैंप अप करना ज़्यादा आसान है, तो भैया दोनों को कर देंगे, भैया तुम दोनों 50 पे रहो। हमेशा बफर होना चाहिए, क्योंकि घंटे टू घंटे में बिजली बहुत फ्लक्चुएट करता है, इसलिए वो 15% पूरा ग्रिड में बफर हमेशा रखा रहता है। और कोई भी लिंक जो है यानी कि ट्रांसमिशन लाइन है, वो गर्म होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा पावर कैरी करते हैं तो कभी भी उसको भी ओवरलोड नहीं किया जाता है कि भैया तुम ही से हम सब भेज रहे ना, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, भले महंगा पड़े लेकिन तब भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि वो लिंक टूट गया बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो ये बफर किया जाता है। और इसमें समझिए कंप्रोमाइज राउट रहता है जनरली, कि आप वोल्टेज 5% तक प्लस माइनस ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कारण से हो रहा है कि आपने वोल्टेज ये हो रहा है, क्या बोलते हैं, घट रहा है, आप कोशिश करो पूरा कि 220 जाता रहे, लेकिन अब आपने क्या किया, सबसे पहले ऑन लोड टैप चेंजर जो आपके ट्रांसफार्मर में होता है कटाक मारे, ठीक है, वोल्टेज अब फिर से बढ़ गया, फिर भी लोड बढ़े जा रहा है और वो वोल्टेज घटना शुरू किया, फिर आपने चेंज किया। अब करते करते 5 स्टेप्स आप चेंज किए, अब ट्रांसफार्मर बोल रहा है भैया हमारे ये आखिरी टैप था, इससे ज़्यादा नहीं। अब वोल्टेज आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो वोल्टेज घटने दें या तो कट कर दें। आप डिसाइड करेंगे क्या है। आप देखेंगे भैया देखो वोल्टेज तो घटेगा, तो सिर्फ मान लीजिए अराउंड 200 की जगह पे 180 देने लगे। आप एक्सेप्ट करते हो तो रखो, नहीं करते हो तो कट कर दो। ये डिसाइड किया जाता है, ऑप्शन रहता है, डिस्पैचर्स के पास ऑप्शन रहता है। इसीलिए मैंने बोला क्वालिटी ये डिसाइड करते हैं। और फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा फ्रीडम रहता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत टाइट चीज़ है। 50 मतलब 50, तो इनको दिया जाता है कि देखो 49.995 तक जा सकते हो, इतना टाइट होता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी में भी रहता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का ये होता है, जैसे यूरोप में रिसेंटली हुआ था कि 2 देश में हुलुलुलु हो रहा था, तो ओवरलोड पड़ रहा था यूरोप में। यूरोप लिटरली फ्रीक्वेंसी उसकी 49.9996 हो गया था। तो और ऐसा कुछ दिन तक रहा, तो 6-7 मिनट तक वो लोग फिसल गए, मतलब क्लॉक से अगर साइक देखेंगे फिसल गए उतना। तो समझना बस, ये सारी चीज़ यही लोग मेंटेन करते हैं। अब फिर कहते हैं इनकी प्रायोरिटीज़ क्या है, कि कैसे, एक होता है ना कि आपको ये चीज़ दिया गया है, इसमें से कौन चीज़ की क्या प्रायोरिटी है। तो प्रायोरिटी ये रहता है कि सेफ्टी, कुछ भी हो जाए ग्रिड नहीं बंद होना चाहिए। अगर इनको हॉस्पिटल काटना है वर्सेस ग्रिड काटना है, वो हॉस्पिटल काट देंगे, ग्रिड नहीं बंद होना चाहिए, क्योंकि ग्रिड के बारे में समझना बेहद ज़रूरी है। ग्रिड रीस्टार्ट नहीं होता है और इसीलिए हर हालत में उसे चालू ही रखना पड़ता है। ग्रिड को रीस्टार्ट करना बहुत मुश्किल काम है, कुछ कुछ दिन तक लग सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में जो अभी रिसेंटली हुआ था, ग्रिड कोलैप्स कर गया था, तो लिटरली उन्हें 24 घंटे से ज़्यादा लगा ग्रिड को चालू करने में। और वो भी समझिए खुशकिस्मत थे। अगर बड़े देश में हो, जैसे कि यूएसए में हो या इंडिया में हो, कि ग्रिड बैठ जाए, उसे स्टार्ट करने में कई दिन तक आराम से लग सकता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ग्रिड किसी भी हालत में नहीं बंद हो जाए। वो लो पावर में चल जाए, अगर इतना भी लो पावर हो जाता है कि बड़े बड़े प्लांट शट डाउन हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन हर प्लांट का जो ऑक्सिलरी लोड है, जो प्लांट को जिंदा रखता है, वो ऑक्सिलरी देने लगेंगे। मान लीजिए एक छोटा सा पावर प्लांट है जो हेल्दी है, चल रहा है, तो उसका पावर पब्लिक को नहीं दिया जाएगा, उसका पावर सारे पावर प्लांट्स को दिया जाएगा कि भाई तुम सारे हॉट स्पेयर के तौर पर रहो।
ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ग्रिड का सबसे पहला जिम्मेदारी होता है खुद को लटकने से रोको। ये सारे जितने इंप्लॉयज़ हैं इनका काम है भैया कुछ भी तुम करो, कहीं का भी बिजली काटो, ग्रिड नहीं बैठना चाहिए। एयरपोर्ट का बिजली काटना है या ग्रिड बैठाना है, एयरपोर्ट को काट दो, ग्रिड नहीं बैठना चाहिए। सबसे ऊपर क्या है इनका सर्वप्रथम काम, ग्रिड नहीं बैठना चाहिए। ग्रिड बैठ गया तो उठेगा नहीं, वही है। और ये समझिए कि हर चीज़ को इन्हें ग्रीन जोन में रखना था। ट्रांसमिशन लाइन ओवरहीट नहीं होना चाहिए। जितने भी जनरेटर्स हैं सब जनरेटर का डेटा इनके पास दिया जाता है कि देखिए सर हमारा जनरेटर है, ये उसका पीक परफॉर्मेंस है, अगर आप इस पर ज़रूरत से ज़्यादा देर रखेंगे वो ओवरहीट होने लगेगा ऑब्वियसली, तो उसको बैलेंस किया जाएगा। हर चीज़ को इन्हें ग्रीन पर रखना होता है, यही डिसाइड करते हैं। और ऑब्वियसली ये बैक एंड फोर्थ होगा। मान लीजिए लोड एक बहुत घट गया, जैसे लॉकडाउन में बहुत घट रहा था, तो घट जाए तो ऑब्वियसली शट डाउन कर करके हटाने लगेंगे, लेकिन इनका वही काम है कि सबको ग्रीन में। ऐसा मतलब एक को रेड पे कर दो और बाकी सबको मतलब छोड़ दो, ऐसा नहीं किया जाता है, सबको ग्रीन में रखो। पावर फैक्टर, लाइन कैपेसिटेंस, सही बोल रहे हैं कि 100 किलोमीटर का जब आप केबल के बारे में बात कर रहे हैं, लाइन कैपेसिटेंस बहुत खतरनाक हो जाता है। और वो दूसरा कारण है कि एसी ज़्यादा दूर नहीं जाता, डीसी से भेजना पड़ता है। तो और दूसरी बात, जब अगर एसी हाई वोल्टेज लाइन को आप ज़मीन के अंदर डालते हैं, लाइन कैपेसिटेंस बहुत भाग जाता है, बहुत 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 ज़्यादा भागता है। और उसी से डिस्पैचर का वो भी एक हेडेक बन जाता है कि वो ऐसा नहीं कि बस पावर भेज दें, उन्हें कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि यहाँ से इतना लोड भेज रहे हैं, कैपेसिटेंस कैसे रिएक्ट करेगा। मतलब ये लोगों को अच्छा खासा मतलब मैथमेटिक्स आता है, विद ट्रिग्नोमेट्री, विद साइन थीटा एंड ऑल दैट जैज। बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स आता है ये लोगों को। और वही समझिए कि यही लोग अकाउंटेबल है, क्योंकि नहीं किए तो बूम हो जाएगा, सब चीज़ बूम हो जाएगा। अब वही समझिए कि आखिरी में ये क्या देखते हैं भैया कौन सस्ता है। मतलब ये सारा चीज़ आप कर लो, फिर आखिरी में आता है कि अच्छा अब सस्ता कौन है। तो अब होता है कि हाँ भैया देखो अभी सोलर बहुत बढ़िया चल रहा है और बाकी सारे प्लांट हमारे ग्रीन में है, अभी हम सोलर का बिजली खा सकते हैं, खाओ भैया आराम से खाओ। अभी हम विंड फार्म का खा सकते हैं। लेकिन उल्टा भी हो जाता है कि कभी कभी कि जैसे कोई प्लांट है जिसे आप थ्रॉटल नहीं कर सकते, जैसे न्यूक्लियर प्लांट है, आप उसे थ्रॉटल नहीं कर सकते और विंड ज़रूरत से ज़्यादा बिजली दे रहा है तो कर्टेल किया जाएगा। कर्टेलमेंट का मतलब है कि पावर प्लांट प्रोडक्शन को रोक दिया जाएगा। तो किसका आप रोकेंगे सबसे ज़्यादा? सबसे आसानी से रोका जाता है सोलर का या विंड का। इसलिए कई बार विंड टर्बाइन देखें जो घूम नहीं रहा, बाकी 4-5 तो घूम रहे हैं लेकिन 1-2 रुका हुआ है और कोई मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, तो क्यों रुका हुआ है? कर्टेलमेंट का सिग्नल आया होगा डिस्पैचर से कि भैया आप बिजली रोक दो। तो ये सब किया जाता है, ये समझना तो नहीं तो ये पाकिस्तान वाला हालत हो जाएगा। समझना बहुत ज़रूरी है कि एक बार अगर बैठ गया ग्रिड, उठाने में बैंड बज जाती है। प्रायोरिटी इनका ये, कुछ भी हो जाए ग्रिड नहीं बैठना चाहिए। अब वही देखिए इनका ग्राफ एक तो दिखाया कि कितना 50 हर्ट्ज से कितना अब डिविएट कर रहे हैं, बहुत टाइट हो गया है आजकल। अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो यहाँ पे एक पर्सनली मैं काफ़ी लोगों का देखता हूँ, मैं एक बंदा इंग्लिश वाले चैनल में कमेंट करते रहता है और मैंने काफ़ी लोगों का देखा है, ऐसा बात नहीं, इसलिए मैं बार बोलता हूँ डिटेल में ये समझना ज़रूरी है। बहुत सारा डेटा आउटडेटेड हो जाता है, सच होता है लेकिन समय के साथ बदल जाता है, आउटडेटेड रहता है। तो अभी क्या होगा अगर डिस्पैचर का ही ना काम है, आप रिन्यूएबल डालेंगे कहाँ डालेंगे? ग्रिड में डालेंगे, तो ग्रिड को संभाल कौन रहा है? डिस्पैचर। तो उनके नज़रिए से देखिए, मैंने नीचे एक वीडियो भी दे दिया, इसीलिए बोल रहा था बिहार वाला भी आप देख लो, आप यूके वाला भी देख लो। यूके वाला काफ़ी उसका ये करते हैं, काफ़ी सारे वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं, आप आराम से देख लो। उनके नज़रिए से देखिए कि ओ रिन्यूएबल डाल देंगे, इलेक्ट्रिक गाड़ी सब लोग चला रहे हैं, ग्रिड बैठ जाएगा, उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता है। और मैं 10 साल पुराना वीडियो डाल रहा हूँ, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उनके नज़रिए से वो जितना बड़ा पावर फ्लक्चुएशंस हैंडल करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब उतना गाड़ी है नहीं इंडिया में जितना वो लोड को अप डाउन करते हैं। और आपको एग्जांपल देते हैं कितना ऊपर तक ये सब जा सकता है। बहुत सारे देश में पावर का किल्लत होता है, हर देश में होता है, क्योंकि हर कोई पावर फ्री का चाहता है। तो कभी बार ये होता है कि ओवर प्रोडक्शन का सिचुएशन आ जाता है कि जैसे आपका हाइड्रो डैम है वही ज़्यादा दे रहा है, या कोई भी सिस्टम है कि आप ओवर प्रोडक्शन है, तो कैसे बैलेंस करें? वो सारे पावर को एल्युमिनियम मिल को दे दिया जाता है, भैया तुम एल्युमिनियम बनाओ। और इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब आप ओवर प्रोडक्शन कर रहे हैं, बिजली का दाम घट जाता है। बिजली का दाम घट गया, वो दाम पे आप एल्युमिनियम बनाओ, एल्युमिनियम कम दाम में आपके मार्केट में आ जाएगा और फिर जैसे ही आपका फिर रेट बढ़ जाए तो सब प्लांट को बच गया। ये सब लेवल पे काम करते हैं। कुछ एल्युमिनियम प्लांट बोलेगा भैया सारे इलेक्ट्रिक चलो हटो, हुलू लुलू करो हटो। इसीलिए कोई भी आपके मुंह पे ये बोल रहा ना ओ रिन्यूएबल्स ने को मैनेज करना बहुत मुश्किल है, भाई वो ऑपरेटर सब वही काम करने के लिए बैठे हैं, ये उसी के लिए बैठे हैं। उनको बस है कि आप प्रिडिक्टेबल रखो, हम बाकी सारा काम कर लेंगे। और उसी लिए वो ट्रेनिंग लेते हैं, उसी लिए वो काम करते हैं और पूरी देश जितना खर्च करती है वो उसी पे है। उनको बस वही चाहिए कि एक्यूरेट प्रिडिक्टेबिलिटी। अब बोलेंगे कि नहीं सोलर और विंड प्रिडिक्टेबल नहीं है, आप और हमारे लिए नहीं है, डिस्पैचर्स के लिए है। एग्जांपल के तौर पे ये है विंड फार्म का मतलब समझिए ग्राफ है। अब इस ग्राफ में क्या दिखाया जा रहा है? टाइम एंड डे और पावर आउटपुट। अब यहाँ पे देखिए दो लाइन है, एक है फोरकास्ट और एक है एक्चुअल पावर। दोनों के बीच का गैप देख रहे हैं कितना कम हो गया है आजकल। हम लोग जितने फार्म बनाते जा रहे हैं उतना ज़्यादा अच्छे से हम लोग वेदर समझ पाए, जितने सैटेलाइट लॉन्च करें उतना अच्छा से विंड स्पीड पकड़ पा रहे हैं। अब इस जगह पे आ गए कि कुछ कुछ मॉडर्न टाइम में यानी कि अराउंड 2018 के आसपास में इतने प्रिसाइसली बोला जा रहा है कि बोल दिया ये विंड फार्म आपको इतना पावर इस टाइम पे देगा, वो एक्जैक्टली उतना पावर उस टाइम पे देता है, प्लस एंड माइनस 1 और 2 मेगावाट। और वो बात कर रहा हूँ गीगावाट में, यानी कि बोला जा रहा है 1500 गीगावाट, 1-2 मेगावाट से अप डाउन होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और डिस्पैचर ऑब्वियसली उसको अकाउंट में ले लेगा, वो सेफ्टी मार्जिन रख के चलेगा। तो
तो ये आज के टाइम में हो रहा है, भविष्य की बात नहीं, आज के टाइम में हो रहा है। सोलर फार्म, सोलर क्लाउड्स आराम से दिया जा सकता है। जैसे इंडिया में जैसे वांद्रा सोलर पार्क है, वो 2 गीगावाट का है। पता है, सारे डिस्पैचर को पता है वो इतना मेगावाट, इतना गीगावाट इतने टाइम पे देगा, लोड नहीं लेना है। तो उनको वही समझिए, उनको बस आप बता दो कि कब हो रहा है, वो सब संभाल लेंगे। और वही समझिए, जैसे हम लोग और डिप्लॉय करें और बेटर अंडरस्टैंडिंग आ रही और अच्छे से, जैसे कि सोलर इक्लिप्स हो रहा था, तो उस टाइम लोगों को मतलब सोलर फार्म के बड़े बड़े सोलर फार्म ऑपरेटर को था कि भैया उससे सर्ज स्पाइक आएगा, क्योंकि जैसे छाँव में धूप जाता है, पहले पावर घटता 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 है, लेकिन जैसे आता है एक टाइम ये आता है, क्या बोलते हैं, मतलब समझिए लाइट थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करता है, उस टाइम बहुत सर्ज आता है, बहुत तेज पावर आता है। तो ऑपरेटर्स उसके लिए तैयार थे, बाकी सारे पावर को वो बंद करके रखे हुए थे कि जैसे ही सर्ज आएगा, घड़ी से चल रहा है सब चीज़, सर्ज आएगा संभाल दिए, पावर सिंक कर दिए, संभाल लिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो वही समझिए कि हम लोग जितना इसको डिप्लॉय कर रहे हैं, ईवी हो, आपका सोलर हो, रिन्यूएबल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो लोग यही काम करने वाले। हाँ, बस एक चीज़ है कि आपको और ट्रांसमिशन लाइन बिछाना पड़ेगा, ये आपको करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे काफ़ी लोग हल्ला करने लगे, नहीं ट्रांसमिशन लाइन तो बहुत महंगा होता है, इसलिए ऐसे भी हम लोग 100 साल से यही कर रहे हैं, हर जगह ट्रांसमिशन लाइन ही लगाए जा रहे हैं। उसका आप कुछ ऑप्शन नहीं कर सकते, जैसे जैसे इंक्रीज डिमांड होगा, लोग अपने घर में एसी लगाएंगे, रेफ्रिजरेटर लगाएंगे। मैं तो ईवी की बात भी नहीं कर रहा हूँ, तो भी बिल भागने लगेगा, बिल भागेगा तो आपको वो करना ही पड़ेगा, वहाँ रीडिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मेरे छोटे से शहर में बात कर रहा हूँ, एक सब स्टेशन होता था, अब मैं 2-3 तो और दिख गया खुलते खुलते, ऐसे सब जगह करना ही पड़ेगा। ये मतलब है, इसके बारे में अगर आप रोते हो तो ये बेमतलब का आप रो रहे हो, आप बस रोने के लिए रो रहे हो। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें ग्रिड को बस वही करना है कि भाई और इंटरकनेक्ट्स, मतलब कि एक दूसरे से अच्छे से बात सब कर लो, बम बम रहोगे। तो उसमें 2 चीज़ का मेन डेवलपमेंट किया जा रहा है। पहला डेवलपमेंट है लॉन्ग रेंज एचवीडीसी, इंडिया उस मामले में काफ़ी आगे चल रहा है, इसलिए मैंने बोला एसी दूर नहीं जाता, सिर्फ डीसी जाता है। जैसे इंडिया में आगरा में एक लिंक है अराउंड 800 केवी का, अराउंड 8 गीगावाट का लिंक है, और 3 जगह से दूर से, मतलब समझ लीजिए बहुत बहुत लंबा लिंक है, और वर्ल्ड का पहला एचवीडीसी ट्रिपल लिंक है, यानी कि 3 चीज़ को जोड़ा हुआ है, A-B-C। बाकी सारे जितने एचवीडीसी हैं A to B है, तो ये और लगाने पड़ेंगे। मतलब इंडिया में होगा कि पूरा साउथ इंडिया से लेके, मतलब पूरे इंडिया में ऐसा होना चाहिए कि एचवीडीसी का लिंक है, बल्क पावर इधर से उधर वो संभाल लेगा, लॉन्ग डिस्टेंस कर भी देता है, कम लॉस होता है। फिर स्मार्टर लॉजिक, यानी कि जितने भी बोल रहे हैं, क्योंकि विंड और रिन्यूएबल एक एक्स्ट्रा वेक्टर है, इसका कैलकुलेशन, यानी कि ये प्रेडिक्शन एल्गोरिदम जितना बेटर होते जाएगा, उतनी आसानी से हम लोग कोल को बोलेंगे भैया तुम चिल रहो, तुम बस मिनिमम पे चलो, ताकि हम अगर कभी सर जाता है तो हमें बढ़ा दिया जाएगा। फिर कोल को भी धीरे धीरे बंद करके उसे पम्प्ड हाइड्रो से बदल दिया जाएगा। फिर आपका गैस काफ़ी दिन तक चलाएगा, फिर उसे बायोगैस से चलाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली लोग हैं, बाथरूम में जाएंगे ही, बाथरूम से बायोगैस निकलता है, उसे कैप्चर करने लगी, फिर वो बफर के तौर पे यूज़ किया जा सकता है आराम से। मतलब ग्रिड जो है वीक लिंक नहीं है, हम लोग उसमें बहुत खून पसीना मेहनत किए हैं, और उसका फ़ायदा है कि ग्रिड संभाल लेगा, बस उसे बढ़ाते जाना है। मतलब जैसे एक होता है ना पेड़, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है उसकी तना भी मोटा होते जाता है ना, वही समझिए, वही करना है इसके साथ, ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात है। तो आपको कोई बोले कि वो ईवी क्रैश कर देगा, ये कर देगा, अगर ऐसा हो रहा है कि आपके यहाँ लाइन भाग रहा है, तो वो ग्रिड का फेलियर है, ना कि टेक्नोलॉजी का फेलियर है, ग्रिड का फेलियर है, यानी कि वहाँ पे इंटरकनेक्ट्स बहुत कम है, या लोग बिजली चोरी कर रहे हैं, और तब कोई भी आपको नहीं बचा सकता। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन आपका पावर डिस्पैचर्स के बारे में, कि ये लोग हैं जो ग्रिड बनाए रखते हैं, ग्रिड को स्थिर रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चले वो कितना ना पसंद हुआ। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आप मेरा वीडियो देखा जिनके पीछे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।